हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें लेक्चर 2 आज आप पढ़ रहे हो। लेक्चर 1 में भी आपने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था, इसका लास्ट पार्ट है आज। प्रीएम्बल के बारे में आज फिर से आप पढ़ोगे, जिसमें आपने कल देखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic and republic। उसके बाद की कहानी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें मैडम इंदिरा गांधी ने जो वर्ड्स यूज किए थे, सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर, उसके बाद सोशलिस्ट। ये तो आपने कल सोशलिस्ट को पढ़ा था, आज आप स्टार्ट करोगे सेक्युलर से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेक्युलर से। सेक्युलर वर्ड क्या था? सेक्युलर का मतलब होता है जो हमारे धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, मतलब किसी भी धर्म को हम नहीं मानते, वैसा है। इन इंडिया इंडिया में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कौन लाया था? मैडम इंदिरा गांधी लेके आया था। उसमें उन्होंने क्या कहा कि आज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में वर्ड्स जो ऐड होंगे उसका नाम एक सेक्युलर भी होगा, एक सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिया। तो क्या मतलब है कि 1976 से पहले क्या इंडिया सेक्युलर नहीं था, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्यों नहीं ये वर्ड यूज किया? ठीक है, ये वर्ड सेक्युलर वर्ड क्यों नहीं यूज किया था? ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था 1950 में, तभी। इसके पीछे कहानी क्या है कि अगर उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये वर्ड यूज कर देते, कौन सा वर्ड? सेक्युलर, तो पूरी दुनिया को ये लगता दैट वी हैव अडॉप्टेड द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। पता है क्या है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म? नहीं, ये सब याद करते हैं, पर इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझो क्या होता है। एग्जांपल समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल, दिस इज ए, दिस इज बी। ये हमारा एक आदमी है, ये इसकी वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया, दोनों का डाइवोर्स हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझो आप, दोनों का डाइवोर्स हो गया एक दिन, ठीक है। नाउ हस्बैंड विल नॉट बी इंटरेस्टेड एट ऑल इन हिज वाइफ एंड वाइफ विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन हिज हस्बैंड एट ऑल। पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं। तो वेस्टर्न जो कंट्रीज है ना, जैसे अमेरिका वगैरह जो कंट्रीज थे, वहां पे एक समय जब मेडिवल एरा था, उस समय वैसे ही वहां पे शासन चलाया करते थे। कौन? स्टेट और चर्च मिलके। स्टेट और चर्च, चर्च मतलब जो रिलीजन था, ठीक है। तो वो दोनों राज किया करते थे एक समय पे। इवन की चर्च की अपने खुद की आर्मी हुआ करती थी। जो एक दिन के समय की बात है, क्या हुआ कि ये जो स्टेट है और ये चर्च है, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। जो एक्चुअल फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण यही बनता है। तो दोनों के बीच में, मैं आपको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं, ये समझो कि दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। अब क्या है कि स्टेट सेज कि तुम मुझ में इंटरेस्ट ना रखो और ना ही मैं तुम में रखूंगा। चर्च भी वैसा ही कुछ कहता है, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है कि चर्च ने ये डिक्लेयर कर दिया, एग्जांपल, चर्च ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद जो चर्च में हेड प्रिस्ट है, मतलब जो पादरी है, पादरी बोलते हैं उसे, हेड प्रिस्ट है, वो सिर्फ मेन रहेंगे, वोमेन नहीं हो सकते हैं, वोमेन नहीं हो सकते हैं। आपको पता है कि स्टेट को ये बात पता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर स्टेट को ये बात पता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर स्टेट फिर भी नहीं जाएगा, क्यों? बिकॉज दे बोथ हैव गॉट सेपरेटेड। इंडिया में ऐसा नहीं है। ये गलती इंडिया में मत करना। इंडिया में जैसे ही करोगे, आपने सबरीमाला केस देखा ना, जैसे ही पता चला कि वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्टेट सामने चला आया। इंडिया में भी कुछ ऐसा है, पर वहां पे वॉचफुल है ये स्टेट, ठीक है। चर्च मतलब कि यहां के रिलीजन को जो करना है तुम करो, पर मैं वॉचफुल हूं। यहां पे इंडिया में स्टेट और रिलीजन के बीच में डाइवोर्स नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने ये वर्ड नहीं लिखा, और अगर लिखते तो किसको किसको समझाते रहते हैं कि दैट वी आर नॉट फॉलोइंग द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। किसको समझाते हैं कि कौन समझ में आता? इसीलिए जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पूछा गया कि हमारा सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है, तो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया इसे, ठीक है। डिस्क्राइब कैसे किया आपको समझाता हूं। उन्होंने कहा दैट स्टेट हैव नॉट एनी रिलीजन। स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। देखो एग्जांपल समझो, यह स्टेट, इसका कोई खुद का कोई रिलीजन नहीं है, मतलब इनडिफरेंट है। तुमको हिंदुज्म फॉलो करना है, तुम हिंदुज्म फॉलो करो, इस्लामिक फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी फॉलो करो, बुद्धिज्म फॉलो करो, जैनिज्म फॉलो करो। नहीं फॉलो करना है मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा स्टेट का स्टेटमेंट है। तो फिर तो डाइवोर्स हो गया ना। जैसे हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड ये वाइफ है कि आपको जो करना है आप करो, वाइफ को जो करना है वाइफ करे, कोई मतलब नहीं है। पर ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है कि अगर आपकी वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुज्म की वजह से अगर बुद्धिज्म में कोई कंफ्लिक्ट पैदा हुआ, या फिर आपका रिलीजन कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी है, तो उस समय स्टेट सामने चला आएगा।
इसलिए स्टेट जो है एक वॉचफुल इंडिफरेंट है, मतलब उदासीन है पर वॉचफुल है, वो देख रहा है। अगर आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया तो मैं तुरंत उभर के सामने चला आऊंगा। तो ये इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ये समझा नहीं पाते दुनिया को, इसलिए इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया। क्या डिस्क्राइब किया? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये जो 3 वर्ड्स है ना, ये 3 वर्ड्स है, ये वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं कि आप सेक्युलरिज्म हैं। माई डिफिनेशन इज माई ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म। समझ में आ रहा ना कि मेरा खुद का डेफिनेशन ओन ब्रांड है। तो फिर मैडम इंदिरा गांधी ने क्यों कर दिया अमेंडमेंट? जस्ट बिकॉज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इसका कोई संवैधानिक सिग्निफिकेंस नहीं है। इट हैज नॉट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे एक्सप्लेन कर दिया था। कैसे? तो बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से लिबर्टी है आपको इन चीजों की। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, पढ़ लिया आपने। And to secure all its citizens, क्या? Justice। My friends, अगर आपको कोई वर्ड मिले ना, तो पीक पे कोई वो एक वर्ड है, तो ये है जस्टिस। जस्टिस किसकी चीज का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब सोचो तो सही कि जस्टिस वर्ड क्यों ऐड किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? आखिर क्या था? ये देना चाहते थे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आपको समझाता हूं एग्जांपल। आपको जस्टिस जो है ना, एक एपिटोम है सिविलाइज सोसाइटी का। जैसे कि अगर आप सिविलाइज सोसाइटी को भी देख रहे हो, तो वहां पे एक सिविलाइज सोसाइटी अगर है या नहीं है, वहां पे जस्टिस डिसाइड करता है। जस्टिस जितना अच्छा है उतना अच्छा वो सिविलाइज सोसाइटी। सभी को जस्टिस चाहिए होता है। जैसे एग्जांपल, आपको घर में जस्टिस चाहिए होता है, आपको स्कूल कॉलेज में जस्टिस चाहिए, आपको वर्किंग प्लेस पे चाहिए जस्टिस, आपको कोर्ट में जस्टिस चाहिए, आपको पुलिस स्टेशन में जस्टिस चाहिए, आपको सभी जगह जस्टिस ही चाहिए। घर में अगर आप देखो तो लड़का लड़की को सेम ट्रीट करना चाहिए, तो ये क्या है? जस्टिस है। अमीर गरीब दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, क्या है? जस्टिस है। किसी भी इंसान को विदाउट प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉ जेल में नहीं डालना चाहिए, क्या है? जस्टिस है। मुझे जस्टिस की उम्मीद है सभी से। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या उम्मीद है? जस्टिस की। मुझे गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? जस्टिस की। और इस जस्टिस को इंप्लीमेंट कैसे किया गया है? बाय इंप्लीमेंटिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। समझ में आ रहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। ये कैसे इंप्लीमेंट किया हमने? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्लियर? तो इसलिए आपको याद रखना है एक लाइन, जस्टिस इज द एपिटोम ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड वी हैव इन्फोर्स्ड, ये वर्ड है आपको याद रखना है, वी हैव एनफोर्स्ड इट by passing or making fundamental rights and DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। समझ में आ रहा है? तो आपको और पूछा जाए कि जस्टिस ये जो एक्सप्लेन कर रहा है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो आप बता दोगे क्या कहना चाहता है? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करके हम जस्टिस को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो, आपने देखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्या था? ये तो सेक्युलरिज्म दिखा दिया है। आपको याद होना चाहिए कि द सेंटेंस बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप क्या बताता है? सेक्युलरिज्म बताता है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन जो है ये मेंशन किया हुआ है फ्रीडम राइट्स में। ठीक है? आर्टिकल 19 इसके फंडामेंटल राइट से डील करता है, तो इसमें बताया गया लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या लिबर्टी और फ्रीडम दोनों सेम है? इज द लिबर्टी एंड फ्रीडम सेम है कि नहीं? दैट्स द क्वेश्चन। नहीं है, लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन देम। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी आपको इनहेरेंटली मिलता है। जैसे मतलब क्या है कि अगर आप कोई जन्म लेता है ना, तो इनहेरेंटली उसके अंदर वो लिबर्टी होगी। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है न्यूयॉर्क में, ना कि स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम वो चीज है जो आपको कोई और देता है। लिबर्टी वो है जो आप जन्म लेते ही आपके पास वो होता है। जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। पर फ्रीडम क्या है? आपको घर में पापा ने आपको आजादी दी कि 11 बजे रात के आप बाहर रह सकते हो। आपको क्लासरूम में आने की आजादी कौन देता है? टीचर देता है। आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग कौन देता है आपको? ये देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो फ्रीडम है ये कोई और हमें देता है, पर लिबर्टी हम लेके पैदा होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो, लिबर्टी के ना 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये एस्पेक्ट कहता है
कि लिबर्टी आपको इतना दिया जाएगा कि आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिल सके कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको। जैसे कि आपको वो सारी चीजें सुविधाएं दी जाएंगी यहाँ पे, जिसको टीचर बनना है टीचर बन जाओ, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन जाओ। तो ये सारे किसमें आ रहे हैं? ये सारे आ रहे हैं हमारे लिबर्टी जो कि हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है। दूसरा लिबर्टी का एस्पेक्ट ये है कि आपके डेवलपमेंट में स्टेट कोई अपने आर्बिट्ररी एक्शन से, मतलब मनमाने एक्शन से आपके लिबर्टी को छीन नहीं सकता है। एग्जाम्पल समझाता हूं। स्टेट को अगर आपका शकल पसंद नहीं आया तो विदाउट प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉ आपको वो जेल में डाल सकता है, जेल में नहीं डाल सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये है हमारे लिबर्टी के दो एस्पेक्ट्स। पहला कि आपको अपॉर्चुनिटी देगा ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन में बने जाओ। दूसरा कि स्टेट आपके पर्सनल डेवलपमेंट में या पर्सनल लिबर्टी को अपने खुद के आर्बिट्ररी एक्शन से नहीं रोक सकता है। समझ में आ गया? एग्जैक्टली इसका जो आर्टिकल 20 है इसमें डील करता है। क्लियर है? तो लिबर्टी तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, ये आपको याद कर लेना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity। ये मिल गया आपको पहले से। क्यों? क्योंकि ये हमारा ये है सोशलिज्म। ठीक है? सेक्युलरिज्म क्या था हमारा? सेक्युलरिज्म था बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी क्या है? थॉट एंड एक्सप्रेशन है। ये हमारा सोशलिज्म है। ये आपको याद रखना है कि कौन से सेंटेंस क्या कहना चाहता है। अब देखो, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी, अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये क्या कहना चाहता है? इतना बड़ा जो वर्ड है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। कहने का ये मतलब है कि आप इंडिया में कहीं भी हो ना, या कि किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी हो, हम सभी के अंदर क्या है? ब्रदरहुड है। क्या है हमारे पास? हमारे पास एक है ब्रदरहुड। वी हैव द ब्रदरहुड टेंडेंसी। इसे क्या कहा जाता है? फ्रेटर्निटी। मतलब आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आप इंडियन हो। ठीक है? अब इसे हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है फ्रेटर्निटी को? बाय इंप्लीमेंटिंग द सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है? बाय इंप्लीमेंटिंग द सिंगल सिटीजनशिप। जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है ना, इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। आप यूपी के हो सकते हो, बिहार के हो सकते हो, एमपी के हो सकते हो, आंध्र प्रदेश के हो सकते हो, किसी भी स्टेट के हो सकते हो, केरला के हो सकते हो, पर स्टिल यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिंगल सिटीजनशिप। जैसे क्या है? आप एक इंडियन है। लेकिन इसमें क्या है आप समझो, इसमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है बाय अस्योरिंग द, कहां गया? अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द नेशन। जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है ना, मतलब आप किसी भी रिक्शा चालक को किसी भी आईएएस अधिकारी के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लिया कि उसमें बंधुत्व है, भाईचारा है, पर उसकी खुद की भी तो डिग्निटी है, चाहे जिसकी भी है, खुद की डिग्निटी है। कोई भी काम कर रहा है, कोई इंसान चोर डकैत है, वो भी इंडियन है। कोई इंसान एक आईएएस ऑफिसर बना हुआ है, कोई इंसान कोई टीचर बना हुआ है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो सभी इंडियंस हैं। पर अस्योर करना है हमें डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया यहां तक? We the people of India having solemnly resolved dash जो भी हो वहां तक, and assuring the dignity of the individual in our constituent assembly this 26 November 1949 do hereby, क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं और गिव टू आवरसेल्फ, हम खुद को ही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखो तो ये जो वर्ड है डू hereby अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आपको सेम स्पिरिट देखने को मिलेगा जो कि वी द पीपल का था। ये कहना चाह रहा है कि ये खुद के द्वारा रूल्ड किया जा रहा है, मतलब जनता ही इसे रूल कर रही है। तो ये जो ऑटोक्थोनी आपको मिलता है ना, ये आपको प्रियम्बल के स्टार्टिंग में भी मिलेगा देखने को वी द पीपल से, और आपको लास्ट में भी मिलेगा जिसमें आपको ये बताना है कि अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। तो ये स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या लिखा हुआ था? डेट 26 नवंबर 1949। तो फिर हम 26 जनवरी कैसे कर दिए? क्वेश्चन है कि जब 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल बन के हमारा तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी तक हम 2 महीने तक क्यों वेट किए थे? जस्ट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब देखो होता क्या था, जब भारत आजाद नहीं था ना हमारा, तो पर 1885 में क्या हुआ था? 1885 में एओ ह्यूम ने क्या किया था?
कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद हर साल, प्रत्येक साल के एंड में क्या होता था कि कांग्रेस का एक कॉन्फ्रेंस होता था। उसके बाद वो रिजोल्यूशन पास करते थे कि अगले पूरे साल तक क्या उनका मोटो करना क्या है, ठीक है। तो उसी समय 26 जैन 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया था कि पूर्ण स्वराज हमारा अधिकार है, ठीक है, जो भी है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 26 नवंबर 1949 को काफी कम एनफोर्समेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, बाकी मैक्सिमम इन्फोर्समेंट कब किया उन्होंने, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो जस्ट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ कोमोमोडेशन, मतलब कोमोमोरेट करना था किसे, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन को, इसलिए उन्होंने 26 नवंबर ना करके 26 जनवरी किया था उसे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खत्म हो गया है, यहां तक क्लियर है? अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट अभी होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। तो मेजॉरिटी बेस पे इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था, कौन सा, एक रेड क्लिफ लाइन पे। तो ये बन गया वेस्ट पाकिस्तान, ये बन गया हमारा ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया कौन सा, रेड क्लिफ रेखा से, लाइन से। एक जगह रह गया, मतलब इंडिया वाले इंडिया में रह गए, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में रह गए, पर एक जगह रह गया जिस जगह का नाम था थाना नंबर 12 ऑफ बेरूबारी, थाना नंबर 12 ऑफ न्यू जलपाईगुड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो वेस्ट बंगाल रीजन देख रहे हो आप, यहां पे रह गया ये समवट ओवर हियर। अब होता क्या है, इसके बाद क्या होता है कि रह गया कहां पे, इंडिया में। जाना कहां चाहिए था, ईस्ट पाकिस्तान में, बेरूबारी जाना चाहिए था ईस्ट पाकिस्तान में, पर रह गया इंडिया में। तो 1952 में क्या किया कि पाकिस्तान ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, हमारा बेरूबारी हमें दे दो। तो ये बात सुनते सुनते बहुत साल बीत गए। तो 1958 में, इन द ईयर 1958, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि नेहरू नून एग्रीमेंट किया। पाकिस्तान, नून वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम ऑफ द पाकिस्तान। उन्होंने नेहरू नून एग्रीमेंट किया और कहा क्या कि आप बेरूबारी ले जाओ। बेरूबारी जो एक जगह है, उन्होंने कहा कि तुम बेरूबारी ले जाओ, और सेम चीज आके उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि मैंने बेरूबारी पाकिस्तान को दे दिया है। दैट नेहरू प्रॉमिस दैट वी आर सीडिंग अवे बेरूबारी। सीडिंग अवे वर्ड याद रखना, दीज आर द पॉलिटिकल वर्ड्स जो आपको याद रखना है। आप किसी भी स्टेट को, किसी एक सर्टेन एरिया को देते हो किसी को, तो वी आर सीडिंग अवे होता है, मतलब किसी को दे रहे हो। पार्लियामेंट कंफ्यूज हो गए, कैसे? उन्होंने, पार्लियामेंट ने क्या कहा कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें आर्टिकल 3 लिखा हुआ है, और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि यूनियन कैबिनेट, यूनियन मिनिस्टर क्या कर सकता है, यूनियन पार्लियामेंट क्या कर सकता है, जो सेंट्रल लेवल में है, नए स्टेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो नए स्टेट बना सकते हो, स्टेट के बाउंड्रीज को बढ़ा सकते हो। इफ यू वांट यू कैन इंक्रीज द बाउंड्रीज। स्टेट के विद इन द स्टेट आप स्टेट के बाउंड्रीज को डिक्रीज कर सकते हो। और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सर्टेन पार्ट को आप किसी और कंट्री को दे सकते हो, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसा किसने कहा? पार्लियामेंट ने कहा। तो अब नेहरू तो प्रॉमिस करके चले आए थे, एक एग्रीमेंट भी हो गया, अब क्या होगा? तो अब आगे क्या होता है, नेहरू ने क्या कहा कि एक बात बताओ, ये हमारा प्रीएम्बल है, इसमें हमने क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, कौन सा? सोशलिस्ट, जो हमारा सोवरेन है, सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। तो मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हूं ना, तो आई कैन टेक एनी स्टेप इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि मैं तो इलेक्टेड गवर्नमेंट हूं। तो तुम आर्टिकल 3 क्यों देख रहे हो? तुम आर्टिकल 3 में देखे, तुम प्रीएम्बल देख लो ना। प्रीएम्बल तो कह रहा है कि हम पावर ले सकते हैं, तो हम प्रीएम्बल से पावर ले लेते हैं। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कह रहे थे कि तुम प्रीएम्बल से पावर ले लो, जबकि जो हमारे जो पार्लियामेंट था वो कह रहा था कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, आई एम नॉट वेरी मच क्लियर ऑन दैट। उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 143 का यूज किया, प्रेसिडेंट थे उस समय के, उन्होंने आर्टिकल 143 का यूज किया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या प्रीएम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को देखा। उसके बाद क्या, पार्लियामेंट कैन नॉट डू दिस थिंग। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट कब का है? बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब पूछा गया कि अब क्या कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपको पाकिस्तान को देना है बेरूबारी, तो आपको आर्टिकल 3 अमेंड करना पड़ेगा।
अब तो भाई सुप्रीम कोर्ट है। तो फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 लाया और अमेंड कर दिया किसे, आर्टिकल 3 को, और दे दिया बेरूबारी पाकिस्तान को। समझ में आ गया? तो पता चल गया आपको क्या कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी क्या होता है, फिर से कुछ सालों बाद एक केस आता है, इसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उस समय भी सेम डिबेट स्टार्ट होता है। इसमें यह कहा जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं प्रीएम्बल। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जो कि ओवर रूल कर गया बेरूबारी केस को, और कहा क्या, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहली बार गलत थी और जवाहरलाल नेहरू हमारे सही थे। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस पहले आया होता तो हमें क्या नहीं करना पड़ता, तो हमें 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 नहीं लाना पड़ता और आर्टिकल 3 को नहीं अमेंड करना पड़ता। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब अगर कोई पूछता है कि प्रीएम्बल को पढ़ना कब है हमें, जैसे किस सिचुएशन में पढ़ना है आपको, दिन भर प्रीएम्बल पढ़ते रहना नहीं। याद रखो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सब कुछ क्लियरली मेंशन है, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सारे क्लियरली मेंशन है, तो आपको नहीं पढ़ना है प्रीएम्बल। और जैसे ही कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाले लॉज आते हैं, एग्जांपल समझो कि कल से XYZ वाले कोई भी एक ड्रेस कोड वाले पार्क में नहीं घूम सकते, या फिर कोई भी एक स्पेशल रिलीजन जो है वो वोट नहीं कर सकते, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आपको एक पावर नहीं देता है, प्रीएम्बल सिर्फ गाइड करेगा। अगर आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में समझ में नहीं आ रहा है, देन प्रीएम्बल विल ओनली गाइड यू। प्रीएम्बल एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। जैसे आप शिप सेल करते हो ना, जैसे से फॉर एग्जांपल जैसे शिप को अगर सेल कर रहे हो तो लाइट हाउस यहां पे है, तो लाइट हाउस देख के आप शिप नहीं चलाते हो। अगर आप रास्ता भटक जाते हो तो फिर लाइट हाउस देख के उसका सहारा लेते हो। क्लियर है यहां पे? तो प्रीएम्बल आपको तब पढ़ना है जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई भी एक पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसको बहुत सारे स्टेटमेंट्स में बोला गया क्या कि इट्स वर्क्स एज अ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस की तरह काम करता है, या फिर आइडेंटिफिकेशन कार्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। इसे ये कहा गया है कि पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा? के मुंशी ने क्या कहा है कि प्रीएम्बल इज अ पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? अब लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी वर्सेस प्रीएम्बल। मतलब मैडम इंदिरा गांधी वर्सेस प्रीएम्बल। क्या हुआ था प्रीएम्बल के साथ मैडम इंदिरा गांधी के टाइम? एक स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, प्रीएम्बल इज द प्लान अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। देखो प्रीएम्बल, ये जो है प्रीएम्बल इज अ प्लान अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन। क्या वो प्लान था जिसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था? सोचो, प्रीएम्बल क्या वो प्लान है जिसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है? नहीं माय फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल सबसे लास्ट में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले लिख दिया गया है। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी द प्लान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले लिख दिया गया, उसका एक समरी बनाया हमने, उसका एक पिक्चर लिया, उसका एक रिफ्लेक्शंस लिया, उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रीएम्बल। पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया, उसका हमने कंसाइज फोटोग्राफ लिया। देखो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका एक हमने कंसाइज फोटोग्राफ ले लिया, इसे क्या कहा गया? प्रीएम्बल कहा गया। अब आप प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस समझो इसका, प्रैक्टिकली कैसे देखोगे, खुद पे रियलाइज करना। ये आप हो, से फॉर एग्जांपल योर नेम इज एक्स, नहीं एक्स नहीं, योर नेम इज वाई। अगर आपका नाम वाई है और ये आपका फोटोग्राफ है, से फॉर एग्जांपल पी, तो आपका ही फोटोग्राफ है। अब मैंने फोटोग्राफ में कुछ चेंज कर दिया, जैसे मैडम इंदिरा गांधी ने किया था, फोटोग्राफ में चेंज कर दिया था, तो क्या आपका शक्ल बदल जाएगा? प्रैक्टिकली बी प्रैक्टिकल। अगर मैंने फोटोग्राफ में कोई चेंज किया तो आपका शक्ल बदलेगा? नहीं बदलेगा। अगर फोटोग्राफ को बदलना है तो मुझे आपका शक्ल पहले चेंज करना पड़ेगा ना। तो मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि प्रीएम्बल को चेंज किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई अमेंडमेंट नहीं किया था। तो जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई अमेंडमेंट नहीं करोगे तो फोटोग्राफ बदल के क्या करोगे? कोई फायदा नहीं हुआ था। तो इसीलिए जस्टिस H.H. सरवई ने सीवियरली क्रिटिसाइज किया है
प्रियम्बल्स अमेंडमेंट को उन्होंने कहा कि इट वाज द फ्रॉड कमिटेड बाय मिसेस इंदिरा गांधी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फ्रॉड है। अगर आपने प्रियम्बल चेंज कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंज ही नहीं किया है, तो ये एक फ्रॉड था। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो लाया गया था, दैट वाज अ फ्रॉड कमिटेड बाय द मैडम इंदिरा गांधी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इट वाज नॉट द प्लान अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन। समझ में आ रहा है? पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन लिखा था, उसके बाद प्रियम्बल आया था। यहां तक समझ में आ गया है? तो ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी। ठीक है, बी विथ मी, आई विल मेक यू द रैंक होल्डर्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में कि आखिर ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटी जो है, वी विल नॉट डील विद द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हम नहीं देखेंगे, हम लोग पॉलिटी से पे कंसंट्रेट करेंगे। और पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा मैं कि आगे क्या क्या देखना है। कल देखोगे आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जो 70-72 का 70-73 का जो वो आया था ना, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद हमारे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, वो एक्ट्स क्यों आते थे, इन सभी चीज के बारे में आप कल के क्लास में पढ़ोगे। क्लियर? यहां तक आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।